हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पारुल सर। देखिए, आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि कल हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे, कुछ नियम बताए थे वैज्ञानिकों के, जैसे आम-बाऊ का, उससे पहले पाउली, फिर उससे पहले हमने आपको क्वांटम संख्याएँ बताई हैं, उससे पहले हाइजेनबर्ग, और उसके बाद द्रव प्रकृति। तो इस प्रकार के हम आपको कंटिन्यू जो बता रहे हैं, संभवतः बच्चे उसको पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। ठीक है। इसके आगे देखिए बेटा, आज हम आपको लेके चलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है जो मैं इस टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है। जो साइंटिस्ट हुंड थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते हैं, जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, साथ ही अर्धपूर्ण भरे कक्षकों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन में चक्रण समदिश होती है। ये किसने कहा है? कि वैज्ञानिक हुंड ने कहा है। ठीक है। क्या कहा उन्होंने? कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है, साथ ही अर्धपूर्ण भरे कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश होती है। क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। ठीक है। संभवतः सभी बच्चों को कुछ समझ में आया होगा। देखिए, अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं, यथासंभव अयुग्मित रहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन की दिशा समान होती है। ठीक है ना। अगर आप सभी को ये टफ लग रही हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लें। दूसरी भी लेकिन किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश पाते हैं। किसमें पाते हैं? उपकोष के ऑर्बिटलों में। कैसे करते? एक एक करके प्रवेश करते हैं। ठीक है। अच्छा, तथा यथासंभव अयुग्मित रहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन की दिशा समान होती है। स्पिन की दिशा कैसी होती है? समान होती है। इसे हम हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चे, आपने आपके स्क्रीन पर दी हुई है एक डेफिनेशन, तो आपने ये लिख ली है। इसी के बीच में आप लिखेंगे और, तो और में आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख रहे हैं। अब आपको जो सिंपल लगती हो वो आप लर्न कर लें। ठीक है। देखिए, अब इसको हम आपको दूसरी तरीके से भी समझाते हैं। ठीक है। देखिए,
आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मान लीजिए उन्होंने क्या कहा है कि उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन, उपकोष के ऑर्बिटलों में, ये आपका पूरा जो एक उपकोष हो गया, ये एक छोटा सा ऑर्बिटल हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, एक एक करके प्रवेश पाते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये तो आपका हो गया क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गए आपके दोनों, क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका, क्या हो गया, उपकोष। ठीक है, अब वो कहता है, अब के साइंटिस्ट जो होने वो कहते हैं कि किसी भी उपकोष में, ये कोई भी उपकोष में, ऑर्बिटल में, किसमें, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करते हैं, एक एक करके प्रवेश करते हैं। एक ये करेगा, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, और जब ये प्रवेश करेगा तो ये बाहर आ जाएगा। मतलब एक एक करेगी, ये जोड़ा नहीं बनाएंगे। अगर जो क्या कह रहा, अयुग्मित है, अयुग्मित का मतलब कि अयुग्मित, युग में ना हो, समझ रहे ना, अयुग्मित होने चाहिए। ये ऑर्बिटल के अंदर कैसे होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए, युग्मित नहीं होने चाहिए। वो इनकी क्या है, देखिए इनकी जो है स्पिन की दिशा समदिश है, मतलब दिशा समान है, इधर से इधर से, इधर से देखेंगे तो ये इनके सामने है और ये इनके सामने, तो दिशा इनकी कैसी है, दिशा इनकी समदिश है। ठीक है ना, दिशा समदिश है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है ना, तो ये कैसे, ये किसने आपको बताया है, ये बताया है वैज्ञानिक होंडा। ठीक है ना, कि किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में, किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करते हैं, एक एक करके प्रवेश पाते हैं, और इनके चक्रण की दिशा समदिश होती है। ठीक है, संभवतः अब तो सारे बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आता है तो आपने कमेंट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है, हमने कल आपको बताया था आप-बाहु का नियम। क्या बताया था, आप-बाहु का नियम। तो आप-बाहु के नियम को देखने से पहले हम कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे कि हमारे आवर्त सारणी में जो हमारे साइंटिस्ट थे मेंडलीव, जिन्होंने 1869 में 1869 में जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था, तो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या कहा था, हम 4 ब्लॉक बनाए थे। कौन से बनाए थे, एस, पी, टी और एफ। ठीक, कौन कौन से बनाए थे, एस, पी, डी, एफ। इन्होंने 4 ब्लॉक बनाए थे। इन ब्लॉकों में उन्होंने क्या है, इलेक्ट्रॉनों को उनके गुणों के आधार पर रखा था। किसके आधार पर रखा था, उनके गुणों की समानता के आधार पर उन्होंने तत्वों को ग्रुप बाय ग्रुप में, ब्लॉक बाय ब्लॉक में रख दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे एसपीडीएफ में। मैं आपको कुछ एक ट्रिकी फार्मूला देना चाहता हूँ, तो वो आप ट्रिकी फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए एस, पी, डी और एफ। ठीक, ये तो आपके क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, ठीक, ये आपका पी है, क्या ये पी। ठीक है, ये गोले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ट्रिकी फार्मूला दे रहा हूँ, जो आपके बहुत ही काम आएगा, हमेशा आएगा। इन्हीं को हम कहते हैं ब्लॉक या ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद बेटा ये हमारी हो जाती है, ये जो ये आपको दिखाई, इनको हम बोल देंगे कक्षा। क्या बोल देंगे, कक्षा। ठीक है, और ये जो हमारे हो जाएंगे, ये इनको हम बोल देंगे बेटा
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एस की कितनी कक्षाएं होती हैं? एस की अधिक से अधिक एक कक्षा होती है। कितनी होती है? एक। पी की 3, ठीक है। डी की कितनी होती कक्षाएं? डी की होती बेटा अधिक से अधिक 5 और एफ की होती है अधिक से अधिक 7। 1, 3, 5, 7 ये इनकी कक्षाएं होती हैं। अभी आप जब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तो इन कक्षाओं की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। एस में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? ये तो अभी आपने देखेंगे 2। पी में हम अधिक से अधिक भर सकते हैं बेटा 6 और डी में अधिक से अधिक भर सकते हैं 10 और एफ में अधिक से अधिक भर सकते हैं 14, ठीक है। ये आपका ट्रिकी फार्मूला है, इसे आप अपने कहीं पर भी बुक में फेयर में बना लें, ठीक है। इसको बनाने के बाद बहुत अच्छी गौर करना कि कक्षाएं कितनी हैं? 1, 3, 5, 7 और इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 6, 10, 14। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम। आप बाबू ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाएंगे तो देखिए कैसे पाते हैं। हम आपको यहाँ पर दिखाई, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए हमने एक आपके लिए बनाया है जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन जो है 1s में आता है। देखिए पहले किस में आया? 1s में। फिर ये डॉट 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 होके कहाँ जा रहा है? 2s में। 2s के बाद ये जाएगा 2p, 3s, फिर 3s का 3p, फिर 4s, फिर 4s के बाद 3d। कभी कभी एक सवाल आता है, बहुत से बच्चे पूछते कि सर क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन 3s में गया, 3p में गया, फिर 3d में क्यों नहीं जाता है, 4s में क्यों जाता है? ये बहुत से बच्चे कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं। तो उनके लिए इसका सबसे सरल और सुलभ तरीका यही है कि आपको आप बहू का नियम, ये जो नियम है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए और आप लोग अब उसको बना के हमें बुक में आप लोग दिखाएंगे। इसी के अनुसार उसमें ऊर्जा के बढ़ता हुआ जो क्रम दिया है तो इसमें हम उपकोष देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? उपकोष हमारे SPDF है, ठीक है। तो सबसे पहले S में जाएंगे, फिर P, जब तक S नहीं भरेगी तब तक P ओपन नहीं होगी, जब P भर जाएगी तो फिर D ओपन होगी। सही बात आ रही है नहीं? जैसे कि हमने सेल डिवीजन किया था, अष्टक पूर्ण करने के बाद एक नई कक्षा का प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार इसमें जब P कंप्लीट हो जाती है तो हम पहले 4s लेते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं? 3D में चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे की ओर क्या है। आगे की ओर आपने जब इस प्रकार भर लिया है तो हम सबसे पहले नंबर लेते हैं एक हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन नंबर 1 होता है 1H, तो 1H 1 भर दिया। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर की ओर ये प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। तो 1H 1 फिर 2 लेंगे हीलियम, तो 1H 2 कंप्लीट। एस में देख सकते कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? एस में 2, देखिए 2 भर चुके हैं। अब आ गया 3 नंबर, लिथियम का कितना? 3, तो 1s2 भर गया, लेकिन हमारे पास कितने? 3 है, तो 1s2 तो भर गया। अब उसके बाद क्या था? 2s1 आ जाएगा, आ गया। इसी प्रकार जब आपका आ जाएगा 4, जब आपका नंबर आएगा कौन सा? 4 नंबर आ जाएगा आपका नंबर 4, ठीक है। तो इसमें आएगा 1s2 और 2s2, तो नंबर 5 आएगा, तो आएगा 1s2 और 2s2। अब 2s2 भी भर गया और 1s2 भी भर गया क्योंकि एस में। अब देखते हैं अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। तो अगला इलेक्ट्रॉन हमारा जाता है, देखेंगे हम 2p में। तो हम करेंगे 5 का जब करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा इसमें? 1, और p में मैं देख सकते कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 6। अब p में हम 6 तक भरते चले जाएंगे, 6 तक भरते चले जाएंगे। 1s2 2s2 2p 2, 1s2 2s2 2p 3। इसी प्रकार जब हम भरते चले जाएंगे तो न्यून 10 में आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 और 2p कितना आता है बेटा? 6। क्या आ गया? 2p
6। ये देखिए पी कंप्लीट, पी कंप्लीट हो जाएगा तभी हम 2 के बाद किस में चलेंगे, 3 में। तब 11 आ जाएगा, 11 Na होगा तो Na में हम भरेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना आएगा 6। देखिए 6 2 8 और 2 10, अभी एक रह गया। तो टी के बाद हम देखेंगे, पी के बाद कहाँ जाता, 3s में। तो 3s कितना आएगा 1 आ गया, 3s 1 हो गया। जब तक हमारा ये उपकोष कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आगे वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन गई नहीं है। कंप्लीट हुआ, आगे वाले में जाना प्रारंभ हो गया। ये सभी कल किसी बच्चे ने दिखाया भी था, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, जिन मिस्टेक्स को हमने उसे नोटिस करके फिर से उसे वापस भेज दिया था कि बेटा इसको सही करके भेजिए। तो आज वो सही करके उसको भेजिए आप, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपकी सॉल्व करेंगे। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और देखें, क्योंकि जो भी समझ में नहीं आएगा, जब आपकी समझ में नहीं आएगा तभी तो हम उसका सलूशन यहाँ से देंगे। जब आपसे पूछेंगे नहीं कुछ भी तो हम यहाँ से आपको सलूशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बाकी बेटा आप जिस यूट्यूब चैनल पर इसको देखेंगे उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। आज के लिए आपके लिए ये इतना ही। कल फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे, जब आप अपने डाउट्स हमें बताएंगे तो क्लियर करने के लिए हम ज़रूर आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।